हेलो बच्चों, मैं हूं अखिलेश कुमार मौर्य। आज हम पढ़ेंगे एशियंट हिस्ट्री। तो हमारा एशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानेंगे। और आप लोग जो भी नए हैं बच्चे, सबको शेयर कर देना ताकि सारे बच्चों को सारा कुछ जानकारी मिल सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे एशियंट हिस्ट्री पे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। तो इतिहास जो है क्या होता है, इतिहास को हम इतिहास का डेफिनेशन जाने तो इतिहास हम किसे कहते हैं। तो इतिहास आप कह सकते हैं जो मतलब चीज़ें बीत गई हम उसे फिर से रिकॉल कर रहे हैं। जो भी घटनाएं हैं, जो सेलिब्रेशन है, सारा कुछ जो बीता हुआ है। सेलिब्रेशन कहे तो इंडिया को आज़ादी मिली, क्या है सेलिब्रेशन। और घटनाएं, युद्ध जो हुए, जो बहुत सारी घटनाएं हुई, विश्व युद्ध हुआ, दुनिया में बहुत सारा कुछ विनाश हुआ, वो सब क्या हुआ। और वो सब हुआ, ये सब जो चीज़ें बीत गई उसे हम फिर से अब पढ़ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये क्या हुआ, इतिहास। पुरानी घटनाओं को वर्तमान से संबंधित हो और जो है पुरानी घटनाएं वर्तमान से बेहतर हो। वर्तमान बेहतर हो पुरानी घटनाओं से, क्योंकि हम पुरानी घटनाओं से ही सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वर्तमान उससे अच्छा होना चाहिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम जानेंगे इसमें क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए थे, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है या कोई सभ्यता आगे बढ़ती है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे क्लास 6 का तो आपको पता होगा। उसमें आप सुने होंगे ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता, जो पक्की ईंटों से बनी हुई, जिसके सड़कें समकोण पे काटती थी। सड़कों के बगल में स्ट्रीट लाइट हुआ करता था। जब हमारे यहाँ अभी आज हम जो कुछ देखेंगे आप शहरों में, जहाँ सिटी बसाई जा रही हैं, बीच में सड़क रहता है, बगल में सीवर रहता है, स्ट्रीट लाइट रहती है रोड के किनारे, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। भारत के ही सबसे पहली सभ्यता जो आई थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सप्तसंधेय क्षेत्र में बसी थी। सप्तसंधेय क्षेत्र हम आपको आगे बताएंगे ये कौन सा क्षेत्र है, जहाँ पे 7 नदियाँ बहती हैं, उसी सप्तसंधेय क्षेत्र कहते हैं। अब ये नदियाँ कौन कौन सी हैं ये हम आपको अभी आगे बताते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं इतिहास में जो है हम बहुत सारे लिखित साक्ष्य पाए हैं और बहुत सारे मतलब एविडेंस पाए हैं, जैसे कि रथ, नाचती हुई गुड़िया और सब कुछ। तो हम जानेंगे जो है लिखित साक्ष्य के अनुसार इतिहास में जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। तो इसमें हम जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हम पाषाण काल के रूप में देखते हैं। और इसमें जो है साक्ष्य नहीं है, इसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है हमें कोई लिखित जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद नहीं, एविडेंस ही नहीं मिले हैं कोई इसमें, रिटन एविडेंस कोई नहीं है। उसके बाद इसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटो आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें जो है इसकी लिखित जानकारी है लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पाए। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें जो है हमें लिखे हुए एविडेंस मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं। तो हम इसे, इसका जैसे उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता।
और इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है हम आएंगे तो इसमें है आधुनिक इतिहास, मतलब कि जो लिखित साक्ष्य हैं इसको जो है पढ़ा भी जा सकता है, इसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तो आगे हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री में हमें पुरानी सभ्यताओं के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें जो है हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि घर मिले हैं, सिक्का मिला है, सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद शिलालेख का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, शिलालेख भी मिले हैं जिसमें कई तो अशोक स्तंभ भी मिले हैं। और इसमें मिट्टी के बर्तन, मनके मिट्टी का जो बर्तन घड़ा होता है उससे अलग होता है, मनका होता है छोटा छोटा जो गले में पहनते हैं। अब हम देखेंगे प्राचीन जो इतिहास है उसको हम 700 AD से मानते हैं। उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास है वो हम 700 AD से 1700 मध्यकालीन को हम 700 से 1750 तक मानते हैं। उसके बाद जो है हम आधुनिक इतिहास को 1750 से 1947 तक मानते हैं। तो 712 AD में सफल मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद कासिम ने किया था यहाँ पे भारत में आक्रमण, तो उसके बारे में भी हमें चर्चा मिलती है। AD जब हम कहेंगे तो एनो डोमिनी होता है, मतलब आगे की बताएगा, और जब हम BC कहेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। हम आगे देखेंगे पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक जो खोज हुए थे तो उसकी खुदाई कैसे हुई थी, खुदाई की किस दिशा में हुई थी। खुदाई कुछ खुदाई ऊर्ध्वाधर दिशा में हुई थी और कुछ खुदाई क्षैतिज में हुई थी, मतलब ऊर्ध्वाधर समझे तो ऊपर नीचे ऐसे सीधा, और क्षैतिज मतलब ऐसे लंबा। तो जो डिग मीन्स होता है खुदाई करना, तो डिगिंग जो है इस तरीके से हुई थी। उसके जो सामग्री अवशेष मटेरियल मिले थे उसमें पुरानी सभ्यता वस्तुएं अवशेष में मंदिर, मकान, ईंट, बाली, सड़क और आभूषण मिले थे, और मूर्तियों का भी मिलता है। उसका बस्ती में हमें मिली हैं, कितनी बस्तियाँ मिली हैं खोज में, तो हमें मिली है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम इसमें मिला है हमको अन्नागार, जहाँ पे अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं, जौ, गेहूँ और राई इत्यादि जो है फसलें भी हमको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद हम श्रृंगार की वस्तुएं भी, क्योंकि चूड़ी मिली है और बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या मिले थे, फिर ये बताएंगे कि क्या चीज़ कहाँ से मिले थे, वो आगे बताएंगे। आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे नए हैं उनको भी जानकारी मिल सके। उसके बाद इसमें औजार भी मिले हैं। औजार जो है टूल्स, वो पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार मिले थे, और तांबे का प्रयोग मतलब वो लोग कर रहे थे। तांबे का भी प्रयोग था औजारों में, और कांसे का भी औजार मिला। पत्थर का औजार, कांसे का औजार और तांबे का औजार भी देखने को मिलता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व में लोगों को लोहे की जानकारी हुई। लगभग 2000 ईसा पूर्व में लोगों को लोहे की भी जानकारी हो गई थी, जबकि ऋग वैदिक काल तक लोहे की जानकारी लगभग नहीं थी, उसके बाद ही हुई है। उसके बाद जो है दक्षिण भारत जो है मोगोलिक पीरियड जब आया, मेगोलिथिक पीरियड आया, मेसोलिथिक पीरियड, दक्षिण भारत में जो है हम आगे जब बढ़ते गए तब जाके वहाँ पे हमको लोहे की जानकारी लगभग आई थी। क्योंकि हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो पहले स्थित थी सप्त सिंधु क्षेत्र अर्थात पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, इर्द गिर्द में। उसके बाद वो जब वहाँ पे बहुत हैवी जनसंख्या मतलब बढ़ी, जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो वहाँ से लोग
वहाँ से लोग डिक्लाइन करके धीरे धीरे वो गंगा क्षेत्र में आए, गंगा घाटी क्षेत्र में आए जब, तो वहाँ पे पहले इनका मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। अब फिर धीरे धीरे इनका व्यवसाय बदलते चला गया और ये कृषि की तरफ चले गए। अब इनका धीरे धीरे व्यवसाय कृषि में चला जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। आप लोग वीडियो में आगे ही देखते रहिए और आगे हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप बहुत जगह सुनेंगे तो, लेकिन हमारे जैसा मतलब कि जिस तरीके से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, आपको शायद ही कोई मेरे से बेहतर मतलब बता सके। बताए भी कोई तो इतना जानकारी आपको नहीं मिली, क्योंकि मैं ये जानकारियाँ कई किताबों से, कई जगह से कलेक्ट करके लेके आया हूँ। ये हमारा शॉर्ट नोट्स है यूपीएससी के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे, हमको जो है एक चीज़ और मिलता है, कुआं भी मिलता है। लेकिन कुआं वो कैसा होता था कि आज की कुएं की तरह नहीं होता था कि कुआं खोदो पानी आ जाए। तब होता था वो किसी जलाशय से, किसी नदी से कनेक्ट होता था, तो वहाँ से पानी कुएं में आता था, तो पानी वहाँ से लोग निकाल के पीते थे, क्योंकि उनको ताकि दूर ना जाना पड़े, कुएं में एक जगह इकट्ठा हो पानी। उसके बाद हम देखेंगे कई चीज़ों का और साक्ष्य मिलता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण, नाली, जल संग्रहण और शौचालय के रूप में जो है चीज़ें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि शौचालय आज का स्वरूप नहीं है। जो आप आधुनिक भारत में शौचालय देख रहे हैं, इससे पहले भी शौचालय हुआ करते थे। और इनका जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, उच्च कुलीन लोग और निम्न कुलीन लोग होते थे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, कुलीन नहीं होते थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इसे वर्ण और जाति में नहीं बटे हुए, ये बटे नहीं थे। तब वर्ण जाति का कोई मतलब नहीं होता था, धर्म कोई ज़्यादा नहीं ज़्यादा कोई धर्म नहीं होता था। तो जो उच्च वर्ग होते थे वो वेस्ट में रहते थे, वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में, और जो निम्न वर्ग थे वो जो है पूरब में रहते थे। जो उच्च वर्ग ऊंचे स्थान पे रहते थे, निम्न वर्ग उसके बगल में रहते थे। हदबंदी होती थी, किलाबंदी, उसके अंदर उच्च वर्ग, उसके बाहर रहते थे निम्न वर्ग। अब हम देखेंगे पुरास्थल के जो प्रमुख जो पुरास्थल थे उनके बारे में हम जानेंगे। प्रमुख पुरास्थल के बारे में जानेंगे। साइट और जांच परिणाम हम दोनों में देखेंगे, कहाँ पे क्या क्या हुआ, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ का खुदाई हुआ और कहाँ पे क्या चीज़ मिला। जैसे नर्मदा घाटी में जो है खुदाई जब पहली बार हुई, तो उसमें प्रारंभिक शिकार का एक समुदाय वहाँ पे मिला। प्रारंभिक शिकार और एकत्रित समुदाय का वहाँ पे मिला आपको एविडेंस। उसके बाद मगध में जो है भारत का जो है पहला साम्राज्य यहीं स्थापित हुआ था। मगध के बारे में, तो मगध में जो है भारत का जो पहला साम्राज्य था वो यहीं पर स्थापित हुआ था। तो पहला साम्राज्य कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत का पहला साम्राज्य जो है वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर में तब्दील किया था। 16 महाजनपद को एकत्रित करके उसने अखंड भारत बनाया था। आचार्य चाणक्य की भूमिका से। उसके बाद जो है हम इसमें आगे देखेंगे उत्तर पश्चिम में सुलेमान में जो है लगभग 800 साल पहले गेहूं और जौ जैसी पहली फसलें यहीं उगाई जाने लगी थी। ये कहाँ पे हुआ था? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में जो है इसका एविडेंस मिलता है कि लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी पहली फसल यहीं उगाई जा रही थी। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और सहायक नदियों में जो है क्या क्या हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पहले
शहर थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की पहले शहर यहीं बसाई गई थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे गंगा घाटी में। जब गंगा घाटी के बारे में मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या जो है माइग्रेट करके चली जाती है गंगा घाटी के क्षेत्र में। तो नगरों का विकास लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व में गंगा घाटी की तलहटी में हुआ। अब हम आपको आगे बताएंगे मिट्टी के बर्तन के बारे में। तो हम इसे आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे मिट्टी के बर्तन के बारे में और सिक्के के बारे में, कौन कौन से सिक्के थे, और शिलालेख के बारे में। शिलालेख के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। आप पूरा वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो आपको समझ में ना आया वो पूरा बताया जाएगा। और आप फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो जितना भी लेक्चर आगे आने वाला है आपको समझ में आएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ें पूरा क्लियर करते जाऊंगा। आपको पूरा अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा। धन्यवाद। बाय बच्चों, बाय दोस्तों।